एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एल्कीन्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने बिल्कुल डिटेल में आराम से डिस्कस किया था अबाउट एल्कीन्स, जिससे आपके काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वैसे ही हो चुके होंगे क्लियर, और आज उसी तरह की कहानी चलेगी अबाउट एल्कीन्स। तो तैयार है सभी लोग? मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो आर वी ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या होते हैं एल्कीन्स? एल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो उस लॉजिक के हिसाब से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एल्केन्स के मुकाबले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं, क्योंकि एल्केन्स में क्या होता था, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते थे। तो जो कार्बन है वो किसी और कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता था, तो इसके पास 3 और बॉन्ड्स होते थे हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन जो है बगल वाले कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड बना लेता है, तो अब हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए इसके पास 2 ही बॉन्ड खाली है। तो मतलब अब ये 3 के जगह सिर्फ 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। सो दैट मीन्स एल्कीन्स में द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एल्केन्स के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। बात करते हैं जनरल फॉर्मूला की, तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जैसे कि अगर n की वैल्यू 2 है तो C2H4 विच इज इथीन, C3H6 विच इज प्रोपीन, C4H8 विच इज ब्यूटीन एंड सो ऑन। तो तरीके से देखा जाए तो पहला मेंबर एल्कीन का क्या होना चाहिए? मीथीन होना चाहिए, CH2 यही होना चाहिए, n की वैल्यू 1, एक कार्बन वाला एल्कीन शुड बी मीथीन। बट देखा यह गया है कि जो CH2 है ये इतना स्टेबल नहीं होता है, एंड एज अ रिजल्ट हम कहते हैं कि जो पहला स्टेबल मेंबर होता है एल्कीन फैमिली का दैट इज इथीन, और उसके बाद अपनी सीरीज चलते रहती है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की हम बात करते हैं, ये डबल बॉन्ड किस चीज से बना होता है? एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड, राइट? सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था, और ये जो मेरे हाथ में है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, C2H4। तो पाई बॉन्ड का क्या असर पड़ता है एल्कीन्स में? पाई बॉन्ड ये कहाँ पे है? एल्कीन्स के अंदर क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। अब हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड के बारे में, कैसे बनते हैं ये? साइड वाइज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स। चूंकि साइड वाइज ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले हमारा पाई बॉन्ड थोड़ा कमजोर होता है। ऊपर से पाई बॉन्ड में क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है ना, वो यूं ऊपर की तरफ होती है। याद है? ये पढ़ा का है हमने, राइट? तो इसके वजह से जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बेसिकली सबको दिखती रहती है। तो जैसे ही कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल, वो कहाँ पे अटैक करता है? पहले ही वो पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड के होने से एल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी है वो एल्केन्स के मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि भैया कोई भी आके मेरे को अटैक कर दे रहा है तो कहेगा स्टेबल है कि नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एल्कीन्स कंपैरेटिवली थोड़े कम स्टेबल होते हैं देन एल्केन्स। बात करो नॉमेनक्लेचर की, जिसकी तो पूरी की पूरी कहानी हमने पढ़ रखी है, बट स्टिल एल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ढूंढेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद चेन की नंबरिंग करेंगे सच दैट जो डबल बॉन्ड है उसे लोवेस्ट नंबर मिले, और उसके बाद नाम लिखते दौरान हम वर्ड रूट लिखेंगे विच इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उसके साथ सफिक्स लगा देंगे ENE, ईन इज फॉर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर एक कार्बन वाला एल्कीन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट एंड सो ऑन। और इसी तरीके से एल्कीन्स के नाम पड़ते हैं इथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, हेक्सीन वगैरह वगैरह वगैरह। चलो थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो चलो थोड़ी सी एल्कीन्स की नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस करें, जरूरी है बहुत। तो पहला एग्जाम्पल ये रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे सच दैट जो मेरा डबल बॉन्ड है इसे लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन का ही चेन है लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने नंबरिंग की क्योंकि 1 नंबर कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आ गया। सो दिस साउंड्स गुड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 नंबर कार्बन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप, तो ये प्रीफिक्स की तरह लग जाएगा 3 मिथाइल
कितने कार्बन है चेन में? 4, तो ब्यूट 1 इन, या फिर इसको हम सीधा सीधा ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो 3 मिथाइल ब्यूटीन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 1 2 3 4। इसे इधर से नंबर करें या इधर से, दोनों तरफ से बराबर है। अब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, तो यानी कि हम यहाँ इन नहीं लिखेंगे, डाई इन लिखेंगे, ठीक है। और कौन कौन से पोजीशन पर है डबल बॉन्ड? 1 नंबर कार्बन पे है और 3 नंबर कार्बन पे है, यानी कि 1 3 डाइइन। कितने कार्बन है? 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 3 डाइइन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। अब बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। तो जहां आइसोमेरिज्म की बात आती है, हम देखते हैं जो सबसे पहला मेंबर है यानी कि इथीन C2H4। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाए तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड C, और इनमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर के और कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 ही कार्बन है और बीच में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं अगले मेंबर की, विच इज प्रोपीन। इसमें 3 कार्बन है, राइट। तो लेट्स से कुछ इस तरीके का बन सकता है, इसमें जहां पे इसमें हाइड्रोजन लगा दो, इसमें भी एक हाइड्रोजन लगा दो, और इसमें 3 हाइड्रोजन लगा दो। अभी मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रही हूं, ठीक है, बट इट इज इम्प्लिसिट, आपको पता ही है कि यहाँ हाइड्रोजन है। अब सोच के देखो कि क्या इसकी कोई दूसरी अरेंजमेंट हो सकती है। अब बहुत लोग बोलोगे कि हाँ ठीक है मैम, डबल बॉन्ड को यहाँ रख देते हैं, बट अगर यहाँ भी रखते हैं तब भी इट विल बी prop 1 इन, राइट। चाहे डबल बॉन्ड यहाँ रहे, इट इज द सेम, कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब इसका भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटीन का। अब देखो ब्यूटीन के केस में चूंकि 4 कार्बन है, तो एक ऑप्शन है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। पहले वाले का अगर आप नाम ढूंढो तो इट विल बी ब्यूट 1 इन। दूसरे वाले को अगर आप देखो तो इट इज ब्यूट 2 इन। और मतलब पहले वाले को रोटेट करके और घुमा के आपको दूसरा वाला नहीं मिलेगा। तीसरे वाले को अगर आप देखो तो ये फर्दर ब्रांच्ड है, यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 3 कार्बन का ही है। चौथे वाले मिथाइल ग्रुप को हमने एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा दिया है यहाँ पर, राइट। लेकिन इन सभी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C4H8। तो इन अ सिमिलर वे हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम हायर एल्कीन्स की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर अगर ब्यूटीन की बात करें तो स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इनफैक्ट 1 और 2 की अगर हम बात करें तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये आइसोमर्स है। क्या फर्क है? डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क है। तो ये किस तरह के आइसोमर्स हैं? पोजीशन आइसोमर्स। अब वहीं अगर हम 1 और 3 की बात करें तो इनमें क्या फर्क है? इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। बट स्ट्रक्चर में क्या अलग है? जो कार्बन का चेन है वो चेन का स्केलेटन ही अलग है। इसमें स्ट्रेट कार्बन चेन है और इसमें ब्रांच कार्बन चेन है। तो ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं। उसी तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 की बात करें तो यहां पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स अलग हैं, आइसोमर्स हैं। कैसे वाले? चेन आइसोमर्स वंस अगेन, क्योंकि दोनों में देखो जो स्केलेटन है, यहां पर स्केलेटन कुछ ऐसा है कार्बन का, यहां पर स्केलेटन ऐसा स्ट्रेट है। तो कार्बन चेन ही डिफरेंट है दोनों के केस में। सो दे आर चेन आइसोमर्स। एल्कीन्स के अंदर हमें देखने को मिलता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो भी बच्चे साथ में पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री, उन्होंने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेरे साथ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें 2 ऐसे कंपाउंड हो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम होता है, लेकिन उसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनका ओरिएंटेशन इन स्पेस अलग होता है, ठीक है। और ये ओरिएंटेशन अलग क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर किसी एक बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। मतलब कोई एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अबाउट हम उसे रोटेट नहीं कर सकते हैं, और उसी के वजह से उनमें एटम्स के ओरिएंटेशंस अलग अलग होते हैं, और वहीं से आता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा है मेरे साथ उन्हें तो पता ही है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा था मेरे साथ, चाहो तो वो वीडियो देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म वाला। नहीं तो मैं यहाँ पर भी एग्जाम्पल तो दे ही रही हूँ। वैसे जैसे मान लो मैं बात करती हूँ डाइक्लोरोइथीन की,
ठीक है, इथीन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये जो ब्लैक वाले बॉल्स हैं दे आर कार्बन, ये व्हाइट वाले बॉल्स हाइड्रोजन और ये ग्रे वाले बॉल्स आर क्लोरीन। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। क्लियर? अब इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जैसे कि ये। क्या फर्क है दोनों स्ट्रक्चर में? इस वाले स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो डबल बॉन्ड के सेम साइड पर है। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर पे दोनों क्लोरीन के एटम्स डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड्स पे है। ठीक है, तो ये दोनों को हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब आप बोलोगे अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसको यूं रोटेट करके मैं ये वाला स्ट्रक्चर लेके आ सकती हूं। इसका मतलब दे आर नॉट आइसोमर्स। बोले तो आप इसको घुमाना चाह रहे हो, घुमा कर देखो, क्या आप घुमा पाओगे? नहीं घुमा पाओगे, क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं होता है। आप इसको घुमाने जाओगे ये टूट जाएगा। तो इसका मतलब इसको कैसे भी रोटेट करके आप दूसरा वाला स्ट्रक्चर नहीं ला सकते हो, विच मीन्स कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनफैक्ट ये वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर दोनों क्लोरीन के एटम डबल बॉन्ड के सेम साइड में हैं उसे हम कहते हैं सिस, और जिसमें दोनों अपोजिट साइड में हैं उसे हम कहते हैं ट्रांस। तो ये सिस और ट्रांस याद रखना है, क्योंकि जब आप इसकी नॉमेनक्लेचर करते हो तो वहां पर भी आपको मेंशन करना होता है सिस या ट्रांस उस पूरे नाम के पहले। तो ना इससे आपको क्या पता चला कि ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये हमें एल्कीन्स में देखने को मिलता है, लेकिन एल्केन्स में नहीं। क्यों? क्योंकि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, राइट, तभी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और तभी हमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं। बट एल्केन्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे तो सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और सिंगल बॉन्ड्स के अबाउट तो हम बिंदास रोटेट करते हैं, राइट। अब हम ये नोटिस करते हैं कि ये जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं इनके डिफरेंट ओरिएंटेशन होने की वजह से इनके प्रॉपर्टीज में भी फर्क आने लगता है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट वगैरह में फर्क होता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर ये क्या है, सिस, राइट, क्योंकि दोनों ग्रे बॉल्स डबल बॉन्ड के सेम साइड पर है। ये क्या है, ट्रांस। तो सिस वाले फॉर्म में हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, पोलैरिटी ज्यादा होती है। क्यों? देखो दोनों जो ग्रे वाले बॉल्स है वो एक तरफ है, राइट, तो अगर उनमें नेगेटिव चार्ज है तो सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ है, इसका मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ है। तो क्या हुआ, पोलैरिटी डेवलप हो गई, तो डाइपोल मोमेंट बढ़ गया, राइट। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक उधर है तो एक इधर है, तो मतलब दोनों साइड से न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसे अगर हम देखें इस ट्रांस वाले को तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज हायर देन द सिस फॉर्म ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें पता है, तो ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऑल्सो राइट देयर IUPAC नेम्स। ठीक है, तो पहले सिंपल वाला लेते हैं, CHCl डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, C डबल बॉन्ड C, दोनों कार्बन के बीच में, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो देखो इसकी दो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है, एक तो ये अरेंजमेंट हो सकती है, दूसरी अरेंजमेंट हो सकती है जिसमें जो क्लोरीन है ना वो ऑपोजिट साइड्स में ओरिएंटेड हो, इस तरीके से। तो ये मेरा दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो जो पहला अरेंजमेंट है इसमें क्या है, क्लोरीन सेम साइड पर है, तो ये कौन सा वाला आइसोमर हो जाएगा, ये सिस आइसोमर होगा। सेकेंड वाले में हम देखते हैं कि क्लोरीन ऑपोजिट तरफ है, तो इसीलिए ये हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, अब इनके IUPAC नेम भी लिखने हैं, वो तो आप खुद ही लिख लोगे। चलो ट्राई करें। जैसे मान लो पहले वाले के केस में कार्बन की चेन में दो ही कार्बन है, तो मैंने नंबर कर दिया 1 और 2, और 1 और 2 में क्या लगा हुआ है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 और 2 पोजीशन में 2 क्लोरो ग्रुप है, तो इसको हम लिखेंगे डाई क्लोरो। ठीक है, और अब मेरा वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथ डबल बॉन्ड है तो इन, इथीन। ठीक है, और इसका चूंकि हम सिस आइसोमर की बात कर रहे हैं इसीलिए इससे पहले हम लिख देंगे सिस। और इसकी भी अगर आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो नाम तो वही रहेगा, सिर्फ फर्क हो जाएगा, इसके पहले हम लिख देंगे ट्रांस 1,2 डाई क्लोरो इथीन, क्योंकि यहां पर क्लोरीन जो है वो ऑपोजिट साइड्स में है, तो इसीलिए ट्रांस लिखना जरूरी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, देखो बॉन्ड किसके किसके बीच में है, ये जो बीच वाला कार्बन है ना, इसके साथ एक C2H5 लगा हुआ है, एक CH3, उसी तरह इस वाले कार्बन के साथ एक CH3 लगा हुआ है, एक C2H5। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड C, इधर एक CH3 लगा हुआ है, एक C2H5 लगा हुआ है, उसी तरह से इधर भी एक CH3 लगा हुआ है और एक C2H5 लगा हुआ है। ये कौन सा वाला आइसोमर है? सिस है, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप एक तरफ है, उसी तरह दोनों इथाइल ग्रुप एक तरफ है, तो ये है सिस। अगर इसी का ट्रांसफॉर्म बनाना हो तो क्या करेंगे, जो मिथाइल ग्रुप है वो एक इधर और दूसरा ऑपोजिट तरफ, उसी तरह जो इथाइल ग्रुप है वो एक इधर और दूसरा ऑपोजिट तरफ, तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, इनका IUPAC नेम ट्राई करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, यहां पर 2 कार्बन है, यहां 1, तो 2 3 4 5 6, ध्यान देना है C2 है, मतलब 2 कार्बन है यहाँ पे, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से यहाँ पर 1 और 2 दोनों, ये 2 कार्बन है, ये 3, ये 4, फिर इधर 5 और 6, क्योंकि यहाँ पे C2 है तो 2 कार्बन है। तो 3 नंबर पोजीशन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, 4 नंबर पोजीशन पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 4, 2 मिथाइल ग्रुप है इसीलिए डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। इन कितने नंबर पोजीशन कार्बन पे इन है, 3, तो हेक्स 3 इन, और इसके पहले हम लिख देंगे सिस, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। उसी तरीके से इसका IUPAC नेम निकालेंगे तो एग्जैक्टली हमारा वही होगा क्या, थोड़ा सा करके देखते हैं। यहां पर लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, 2 कार्बन, 3 4 5 6, तो ऐसे 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, तो यहाँ पर भी 3rd कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, 4th कार्बन पे एक और मिथाइल ग्रुप है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। इसका भी नाम वही है, बट ये कौन सा वाला आइसोमर है, ट्रांस, तो इसीलिए पहले हम लिख देंगे ट्रांस। तो इस तरीके से करेंगे हम IUPAC नेमिंग, और इस तरीके से हम बताएंगे सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि एल्कीन्स को हम बना कैसे सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हम देखेंगे कैसे हम इसे बना सकते हैं फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स एंड फ्रॉम अल्कोहल्स। तो चलो शुरू करें। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि एल्काइंस से एल्कीन्स कैसे बनते हैं। तो पहले तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, एल्काइंस क्या होते हैं, जैसे लेट्स टॉक अबाउट इथाइन, उसमें होता है C2H2, मुझे इथाइन से क्या बनाना है, एल्कीन, दैट इज C2H4। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में, हाइड्रोजन ज्यादा है, राइट। तो मतलब इथाइन में अगर हम H2 ऐड कर दे, इथाइन का अगर हम हाइड्रोजिनेशन कर दे तो हमें इथीन मिल जाएगा। बट प्रोसेस इतना सिंपल भी नहीं होता है, इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, सूटेबल कंडीशंस चाहिए होते हैं, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली हम करते क्या है कि एल्काइंस को हम पार्शियली रिड्यूस कर देते हैं, रिडक्शन बोले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जिसका नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। भारी भरकम नाम है फिर से। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट जो है ये क्या होता है, ये होता है पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलाडाइज्ड चारकोल। ये तो और भारी भरकम नाम है नहीं क्या, चलो वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। पैलाडाइज्ड चारकोल क्या होता है, मतलब पैलाडाइज्ड वर्ड जो आया है ये पैलेडियम से आया है। पैलेडियम एक मेटल होता है, तो पैलेडियम मेटल सपोर्टेड ऑन चारकोल, ताकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए, इसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाए, तो इट एक्ट्स एज अ बेटर कैटलिस्ट, सो दैट इज पैलाडाइज्ड चारकोल। और इसको हम पार्शियली डीएक्टिवेट कर देते हैं। कैसे हम पार्शियली डीएक्टिवेट करते हैं, यूजिंग पॉइजन्स जैसे कि क्विनोलिन या फिर सल्फर कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस कैटलिस्ट को हमने एक नाम दिया है एंड दैट नेम इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, तो चलो अब रिएक्शन को देख करके समझते हैं कि कैसे एल्काइन से हमें एल्कीन मिलता है ऑन पार्शियल रिडक्शन विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब हम एक एल्काइन से शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन की, लेट्स से ये एक एल्काइन है, तो इस एल्काइन से हमें पहले क्या मिल जाता है, एक एल्कीन, करेक्ट, समवट लाइक दिस। ये सेम प्रोसेस से हमने
एल्केन की प्रिपरेशन भी की थी, जहां पर हम एल्कीन से एल्केन बना रहे थे, यहां पर उसी तरह से एल्काइन से हम एल्कीन बना रहे हैं। तो एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए भी हमें सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत है, इसीलिए हाइड्रोजन जोड़ दिया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखो रियल एग्जांपल्स लेके देखते हैं। लेट अस सपोज ये मेरा एल्काइन है, कितने कार्बन का एल्काइन है? 3 कार्बन का एल्काइन है। सो 3 कार्बन के एल्काइन से मुझे क्या मिल रहा है? इधर 3 कार्बन का ही एक एल्कीन। ठीक है, तो ये चीजें समझने की है ताकि उस टाइम पर आपको पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म ना लिखकर आपको ये टिप्स याद हो कि अच्छा जब भी हमारा हाइड्रोजनेशन होता है तो जितने कार्बन का एल्काइन होता है उतने ही कार्बन का मुझे एल्कीन मिलता है। ठीक है, जैसे लेट से अगर हम बात करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, यानी कि यहाँ पर 2 कार्बन का एल्काइन है, तो इधर मुझे एल्कीन क्या मिलेगा? ये भी 2 कार्बन का एल्कीन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एल्काइन से एल्कीन बनाते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट टू रिमेंबर बताती हूँ। ठीक है, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अभी अभी जो मेथड मैंने बताया, जो लिंडलार्स रिएजेंट के प्रेजेंस में जब हम एल्काइंस को पार्शियली रिड्यूस करते हैं तो हमें एल्कीन्स मिलता है। तो हमें किस तरह का एल्कीन्स मिलता है? टू बी मोर प्रिसाइज, हमें हमेशा सिस एल्कीन्स मिलता है, सिस एल्कीन्स। ठीक है, मतलब जिसके सेम टाइप के जो ग्रुप्स हैं वो डबल बॉन्ड के सेम साइड है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रांस एल्कीन्स पाना हो तो आप क्या यूज करोगे? तो जब हमें ट्रांस एल्कीन्स पाना हो तो वहां पर हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर एल्काइन का रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट तब मिलेगा सिस एल्कीन्स, लेकिन अगर हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड एमोनिया तब आपको मिलेगा ट्रांस एल्कीन्स। तो चलो अब देखें कि कैसे हम एल्कीन्स बनाते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स तो सबको पता ही है, जैसे कि CH3Cl, CH3Br वगैरह वगैरह। तो एल्काइल हैलाइड्स के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहल, तो क्या होता है? तो होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब, डी मतलब कोई चीज का हटना, कोई चीज जब एलिमिनेट हो रहा है दैट इज डी। हाइड्रो मतलब एक हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब एक हैलोजन। तो इसका मतलब जब एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो, जब हट जाए, उसे हम कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो बेसिकली एक एल्काइल हैलाइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो एक HX रिमूव हो जाता है। HX, H इज हाइड्रोजन, X इज हैलोजन, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हैलोजन एसिड। तो एक HX का रिमूवल होता है तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है एल्कीन। अब जाहिर सी बात है कि चूंकि इस रिएक्शन में HX का एलिमिनेशन हो रहा है तो ये एक तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन है। टू बी मोर प्रिसाइज, ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब फिर से सबके आईब्रोज खड़े हो जाएंगे कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है और ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों है। चलो देखें। तो जैसा कि हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड से जब हम एल्कीन बनाते हैं तो होता क्या है? तो होता यही है कि यहाँ से मेरा एक हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होता है, राइट। तो बेसिकली HX जो है यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या एलिमिनेट हो रहा है? ये H और ये X इज हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ये एलिमिनेट हो रहा है। तो अभी अभी मैंने कहा कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर HX एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, सो हाइड्रोहैलो जो है ये डी हो रहा है, मतलब ये रिमूव हो रहा है, इसीलिए डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, और ये कहाँ से एलिमिनेट हो रहा है? ये बीटा कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है। अब आप पूछोगे कि बीटा कार्बन क्या है? बीटा कार्बन है द कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन जिससे हैलोजन अटैच्ड है। देखो जिस कार्बन से, इस कार्बन से मेरा X अटैच्ड है, हैलोजन अटैच्ड है, तो इसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और जो कार्बन अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है उसे हम कहेंगे बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा होता है तो हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट होता है? बीटा कार्बन से, इसीलिए इसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है कहाँ से? बीटा कार्बन से, हेंस द नेम बीटा एलिमिनेशन। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके का हैलोजन हम यूज कर रहे हैं, हम क्लोरीन यूज कर रहे हैं, ब्रोमीन यूज कर रहे हैं या आयोडीन यूज कर रहे हैं, और इस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का एल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है,
तो वो डिसाइड करता है कि रिएक्शन कितनी तेजी से होगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। वो ये दो चीजें डिसाइड करती है, नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप। एंड ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है ये अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ही होता है। तो रेट की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा आयोडीन के साथ होता है रेट, रिएक्शन का रेट जो है ये सबसे ज्यादा आयोडीन के साथ, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, ठीक है। और उसी तरह एल्काइल ग्रुप्स पे कैसे डिपेंडेंट है, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप्स जो है उसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए ताकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स में हो। अब देखते हैं तीसरा तरीका, कैसे हम एल्कीन्स बनाते हैं फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, पहले तो नाम पे फोकस करेंगे। विसिनल आया है वर्ड विसिनिटी से, मतलब आसपास। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर दो कार्बन जो बिल्कुल आसपास हैं और उन दोनों कार्बन से एक एक हैलोजन लगा हुआ है, इसीलिए डाइहैलाइड, दो हैलोजन, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड से भी हम एल्कीन पा सकते हैं। कैसे, जब हम इसे जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम देखते हैं हमें मिलता है एल्कीन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डीहैलोजिनेशन। अब आप बताओ डीहैलोजिनेशन का मतलब, डी मतलब कोई चीज रिमूव होना, क्या रिमूव होगा, हैलोजन। तो यानी कि इस रिएक्शन में हम क्या देखेंगे कि जब हम विसिनल डाइहैलाइड को रिएक्ट कराएंगे जिंक मेटल के साथ तो एक हैलोजन का रिमूवल होगा और हैलोजन के रिमूवल से ही हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। तो देखो यहां पर एक डाइहैलाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड। जैसा कि नाम बताया था, देखो जो दो कार्बन विसिनिटी में है, मतलब एक के बगल में एक, इस तरह के दो कार्बन में जब दो हैलाइड्स अटैच्ड होते हैं तो ये CH2Br CH2Br, इस तरह के हैलाइड्स को हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। तो विसिनल डाइहैलाइड्स के साथ हमने क्या ऐड किया, जिंक ऐड किया, और हमने क्या देखा कि ये जो हैलोजेंस हैं, ये जो ब्रोमीन है ना, ये ब्रोमीन किसके साथ भाग गए, जिंक के साथ, और ये बना लिया ZnBr2 और बच गया क्या, एल्कीन। और एल्कीन ही तो हमें बनाना है, राइट। तो अगर मुझे दो कार्बन का एल्कीन बनाना है तो मुझे दो कार्बन का ही एक विसिनल डाइहैलाइड लेना होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे यहां पर हमने क्या बनाया है, 3 कार्बन का एल्कीन बनाया है। 3 कार्बन के एल्कीन के लिए हमने 3 कार्बन का एक विसिनल डाइहैलाइड लिया। जैसे देखो ये कार्बन और बगल वाले कार्बन में क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये दोनों ब्रोमीन जिंक के साथ चला जाएगा और बना लेगा ZnBr2 और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्रोपीन। यहां पर हमने बनाया था इथीन, ठीक है। तो रिएक्शन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन की जहां पर भी डी लगा हो ना, डीहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हम हटा रहे हैं। डीहैलोजिनेशन मतलब क्या है, हैलोजन को हम हटा रहे हैं। तो यहां पर हैलोजन का रिमूवल हो रहा है ना, ब्रोमीन रिमूव हो रहा है, तो इसीलिए डीहैलोजिनेशन कहते हैं हम इस रिएक्शन को। तो बच्चा पार्टी, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से अल्कोहल से बनते हैं एल्कीन्स। तो जब हम अल्कोहल्स को रिएक्ट करवाते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो होता क्या है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, एक H2O जैसे ही हट जाता है तो हमें क्या मिलता है, एल्कीन। तो अब आप मुझे बताओ कि इस प्रोसेस का क्या नाम होना चाहिए जिसके अंदर वाटर एलिमिनेट हो रहा है। जब हैलोजन एलिमिनेट हो रहा था तो उसे हम कहते थे डीहैलोजिनेशन। जब हाइड्रोजन एलिमिनेट होता था तो हम कहते थे डीहाइड्रोजिनेशन। जब हाइड्रोजन हैलोजन दोनों एलिमिनेट होते थे तो हम कहते थे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो जब वाटर एलिमिनेट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डीहाइड्रेशन, राइट। हाइड्रेटेड मतलब वाटर, तो डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। और चूंकि ये एक एसिड के प्रेजेंस में होता है इसीलिए हम इसे कहते हैं एसिडिक डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलो रिएक्शन देखें। तो अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें तो क्या रिमूव हो रहा है, इसमें H2O रिमूव हो रहा है, राइट। तो ये H2O जो है वो रिमूव होके वाटर की तरह निकल जा रहा है और हमें क्या मिल जा रहा है, एल्कीन,
ठीक है। तो इस तरीके से हम अल्कोहल से एल्कीन बना रहे हैं। मतलब अगर मुझे 2 कार्बन का एल्कीन बनाना है तो मैं 2 कार्बन का एक अल्कोहल ले लेती हूं, उस अल्कोहल से H2O हट जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और मुझे एल्कीन मिल जाता है, जैसे कि यहां पर मुझे इथीन मिल गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये जो OH ग्रुप है ना, ये कौन सा हाइड्रोजन निकाल रहा है? इतने सारे हाइड्रोजन थे, बट ये जो OH ग्रुप है ये बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन निकालता है। बीटा कार्बन बोले तो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला जो कार्बन है दैट इज बीटा कार्बन। तो जो कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच्ड है उसे बीटा कार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोजन कहां से एलिमिनेट हो रहा है? बीटा कार्बन से। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि यहां पर H और OH जो है एलिमिनेट हो रहे हैं, इसलिए ये एलिमिनेशन है। बीटा क्यों? क्योंकि बीटा कार्बन के हाइड्रोजन यहां पर एलिमिनेट हो रहे हैं। अब डिस्कस करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, जिसके अंदर आएगा फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड ऑल ऑफ दैट। तो चलो डिस्कस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। हम देखते हैं जितने भी हायर एल्कीन्स हैं दे आर ऑल कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, बट अगर हम स्पेसिफिकली इथीन की बात करें तो ये कलरलेस तो होते हैं बट इनके अंदर एक फेंट स्वीट स्मेल पाया जाता है। अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो हम देखते हैं कि एल्केन्स अपने काफी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एल्केन्स से रिजेंबल करता है, एल्केन्स के तरह ही होता है। हालांकि हमें आइसोमेरिज्म और पोलर नेचर में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर हम पोलर नेचर की बात करें तो एल्कीन्स पार्शियली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये पार्शियली पोलर क्यों होते हैं एल्कीन्स? दैट्स मेजरली बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड। वो जो डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमने पहले ही डिस्कस किया कि पाई इलेक्ट्रॉन्स बड़ी ही आसानी से पोलराइज हो जाते हैं, और इसी वजह से ये पोलर नेचर एल्कीन्स में आता है। अब चूंकि हम पोलर नेचर की बात कर ही रहे हैं तो चलो हाथों हाथ सॉल्युबिलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन दे आर काइंड ऑफ सॉल्यूबल, फेयरली सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा। बात करते हैं वैंडर वॉल्स फोर्सेस की। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैंडर वॉल्स फोर्सेस होता है, और हम ये देखते हैं कि शुरू के जो 3 एल्कीन्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज गैसेस। उसके बाद करीब करीब 14 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एज लिक्विड्स, और उसके बाद के हायर एल्कीन्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। अब आप पूछोगे कि ये स्टेट्स क्यों चेंज हो रहे हैं? दैट इज बिकॉज जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, इथीन से प्रोपीन, प्रोपीन से ब्यूटीन, ब्यूटीन से पेंटीन एंड सो ऑन, तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है, राइट। और जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है तो उनके बीच का वैंडर वॉल्स फोर्स भी बढ़ रहा है। जैसे कि अगर ये 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो तो इनके बीच का वैंडर वॉल्स फोर्स इज वेरी लेस, लेकिन वहीं अगर ये 2 बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो तो इनके बीच का वैंडर वॉल्स फोर्स इज कंपैरेटिवली मोर। तो अगर वैंडर वॉल्स फोर्स ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? ये एक दूसरे के पास ज्यादा रहेंगे। अगर ये एक दूसरे के पास ज्यादा रह रहे हैं, आपस में इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, तो ये कौन से स्टेट में रहेंगे? सॉलिड स्टेट में। अगर अट्रैक्शन उससे कम हो गया तो लिक्विड में, उससे भी कम हो गया तो गैसियस में। समझ गए? तो चलो अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब आप पूछोगे क्यों? ये हम हर बार डिस्कस करते हैं, चाहे हम एल्केन्स पढ़े या एल्काइंस, बट डिस्कस करना तो जरूरी है। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है बोले तो जैसे देखो, हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेट्स से इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे ऐसे हम नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है। जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है तो उनके बीच का जो वैंडर वॉल्स फोर्सेस है वो बढ़ रहा है। तो जब फोर्स बढ़ जा रहा है तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ हम हीट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। बॉइलिंग बोले तो उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो हम हीट करते हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर बीच का फोर्स काफी ज्यादा है तो उसको ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, राइट। तो इसीलिए जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। दूसरी चीज, हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हायर होते हैं कंपेयर्ड टू द ट्रांस आइसोमर। अब सबको याद है ना सिस और ट्रांस, ये है सिस
और ये है ट्रांस। सिस मतलब जब दो ग्रे वाले जो बॉल्स है ना, मतलब दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स वो सेम साइड पर हैं डबल बॉन्ड के, और इसमें वो ऑपोजिट साइड पर हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये क्लोरीन एटम है तो दोनों क्लोरीन डबल बॉन्ड के सेम साइड पे, यहाँ पर दोनों क्लोरीन डबल बॉन्ड के दो अलग साइड पे, ठीक है। अब सिस के केस में मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि सिस आइसोमर के केस में देखो ये एक तरफ है, ठीक है। अब ये एक तरफ है तो क्या होता है, लेट अस से कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चला जाता है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला जाता है, तो अंदर ही अंदर एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि चलो भैया जो भी वैंडर वॉल्स फोर्स वगैरह था वो तो था ही, ऑन टॉप ऑफ दैट ये डाइपोल फोर्सेस भी आ जाते हैं, तो और ज्यादा फोर्सेस आ जा रहे हैं, तो और एक्स्ट्रा फोर्सेस आ जाने से क्या होगा, उन फोर्सेस को तोड़ना भी तो पड़ेगा जब हम हीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी है वो और ज्यादा हो जाएगा। तीसरी बात, जिस तरह हमने एल्केन्स में देखा था ठीक उसी तरीके से जो स्ट्रेट चेन एल्कीन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच्ड चेन एल्कीन्स से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ब्रांचिंग की बात करने लगते हैं ना, जैसे स्ट्रेट चेन यूं दिखेगा, ब्रांचिंग होने लगेगी तो वो काइंड ऑफ छोटा होता जाएगा, तो वो काइंड ऑफ एक स्फेरिकल शेप की तरफ प्रोग्रेस कर रहा होगा, राइट। उससे क्या होगा, जैसे दो स्फेयर्स को आप एज्यूम करोगे तो उनका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो बहुत छोटा होगा कंपेयर्ड टू दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, है कि नहीं। तो अगर उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो उनके बीच का वैंडर वॉल्स फोर्स जो है वो भी कम होगा, वो कम होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और उसी लिए ब्रांच्ड चेन एल्कीन्स का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होता है। अब बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की। एल्कीन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, भैया इनमें डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इतने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होते हैं तो कोई भी अटैकिंग रिएजेंट फटाक से अटैक करता है, राइट। इसीलिए इनके साथ हमें देखने को मिलता है एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन, सारी चीजें देखने को मिलती है। तो चलो एक के बाद एक सारे रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। तो चलो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की शुभारंभ करते हैं हम एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, मतलब H2 जब ऐड कर देते हैं एल्कीन के साथ तो क्या होता है। दिमाग पे जोर डालो, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में हमने ये पढ़ा था, यानी कि एल्कीन्स के साथ जब हम जोड़ देते हैं H2 तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एल्केन्स, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसे हम किसके प्रेजेंस में करते हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जो कि जनरली एक मेटल होता है जैसे कि निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, इस तरह के मेटल्स के प्रेजेंस में करते हैं, क्योंकि ये जो है इस रिएक्शन को काफी फास्ट कर देता है। अगर इनके बिना हम इस रिएक्शन को करते हैं तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजिनेशन नाम तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। बहुत बार ये हमने कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस किया था जब हम एल्केन्स पढ़ रहे थे कि जो हाइड्रोजन होता है ना, दो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन ये जो मेटल है, ये मेटल का काम ही ये होता है कि जैसे निकेल या पैलेडियम या प्लैटिनम, ये क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है और अपने साथ एक वीक मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब चूंकि ये वीक बॉन्ड होता है तो ये आसानी से टूट जाता है, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये जा करके हमारे एल्कीन के साथ लग जाता है। जब एल्कीन के साथ लग जाता है तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो जो पहले क्या था, C2H4 था, वो अब C2H6 बन जाता है, यानी कि इथीन से ये अब इथेन बन जाता है, एल्कीन से एल्काइन। तो रिएक्शंस को देखें, लेट्स टॉक अबाउट इथीन। हाइड्रोजिनेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या फिर पैलेडियम या फिर निकेल, बन गया इथेन। अब बात करेंगे हम एडिशन ऑफ हैलोजेंस की, ठीक है। एडिशन ऑफ हैलोजन बोले तो हैलोजन जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे होते हैं हमारे हैलोजेंस, ठीक है। तो हैलोजेंस में क्या होता है, हम देखते हैं कि हैलोजेंस जो है वो एल्कीन के साथ ऐड हो करके बना देते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। अब दिमाग में फिर से सवाल, विसिनल डाइहैलाइड्स का मतलब क्या है। देखो ये जो वर्ड है ना विसिनल, ये विसिनिटी से आया है, मतलब जो दो कार्बन बगल बगल है, विसिनिटी में है एक दूसरे के, दोनों कार्बन से अगर एक एक हैलाइड लगा हुआ हो, दो हैलाइड है तो डाई और हैलाइड्स, तो विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है, उसे हम कहेंगे। देखो यहाँ रिएक्शन, ये रहा हमारा इथीन। इथीन के साथ अगर हम ब्रोमीन Br2 को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ
कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो देखो क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड टूट गया, दोनों कार्बन में एक एक ब्रोमीन लग गया। अब ये विसिनल डाइहैलाइड क्यों है, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों पड़ोसी कार्बन है और दोनों में एक एक हैलाइड लगा हुआ है। सो दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, अमेजिंग। अब यहां पर है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। अभी मैंने बोला कि हैलोजेंस का एडिशन इस तरीके से होता है, बट उसमें है एक एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन ये है कि जो आयोडीन है ना, वो भी है तो हैलाइड ही, हैलोजन ही है, बट आयोडीन जो है वो ये रिएक्शन शो नहीं करता है। आयोडीन के साथ हम ये रिएक्शन नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हम जैसे जैसे किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब देखो हैलोजन ग्रुप को अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है वो लीस्ट हो जाएगी। तो बेसिकली फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव, और वही कारण है कि आयोडीन जो है वो ये वाला एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये जो रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हम एक टेस्ट की तरह यूज करते हैं फॉर अनसैचुरेशन। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है, जैसे मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया और बोला कि बताओ ये सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड, कैसे बताओगे? तो वहां पर ये रिएक्शन काम आता है। हम क्या कहते हैं कि यार ये जो ब्रोमीन का जो सॉल्यूशन है ना CCl4 में, यहां पर वही तो कर रहे हैं ना रिएक्शन, ब्रोमीन CCl4 सॉल्यूशन में जो है उसी के साथ हम एल्कीन को ऐड कर रहे हैं। तो ब्रोमीन के होने की वजह से इस सॉल्यूशन का एक कलर होता है विच इज रेडिश ऑरेंज इन कलर। अगर हम इसके साथ एल्कीन जोड़ देते हैं, एल्कीन या एल्काइन जोड़ देते हैं, तो ये रिएक्शन होने लगता है। एज अ रिजल्ट ब्रोमीन जो है वो खो जाता है, क्योंकि वो तो डाइहैलाइड के फॉर्म में चला गया ना। तो एज अ रिजल्ट ये जो रेडिश ऑरेंज कलर है ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसका टेस्ट क्या हुआ? टेस्ट ये हुआ कि जो भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है उसको आप डाल दो ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4 में। अगर रेडिश ऑरेंज कलर डिस्चार्ज हो गया तो आप समझो कि वो वाला कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन का। जैसे यहां देखो हमने क्या लिया हुआ है, एल्कीन, ये 3 कार्बन वाला एल्कीन है, दैट इज प्रोपीन। प्रोपीन के साथ क्लोरीन ऐड कर दिया तो क्या हुआ? अच्छा, कौन से 2 कार्बन पे क्लोरीन लगेगा? ऑब्वियसली पाई बॉन्ड जहां भी है ना अटैक वहीं पे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं अटैक के। तो बस वही हुआ, जहां पाई बॉन्ड था वहीं पर जो है ये हो गया, क्लोरीन अटैच हो गया, तो क्या बन गया? विसिनल डाइहैलाइड। सिंपल। चलो आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स विद एल्कीन। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स बोले तो हाइड्रोजन और हैलोजन को मिला दो, बन जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन आयोडाइड HI वगैरह वगैरह। तो इनको जब हम एल्कीन के साथ ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो अगर इन हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। ठीक है, तो अब रिएक्शन कुछ यूं होता है, लेट अस सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, लेट से प्रोपीन है विच इज एन एल्कीन, इसके साथ हमने रिएक्ट कराया एक हाइड्रोजन हैलाइड को विच इज HBr। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब मैंने तो बोल दिया कि यार एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, तो अब एल्काइल हैलाइड ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा या फिर 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये जो ब्रोमीन ग्रुप है ये जाके कौन से वाले कार्बन से अटैच होगा, ये मुझे कौन बताएगा? तो ये मुझे बताएगा एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रूल, जिसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो टाइम है इसे बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल दिमाग खोल दो, सारा ध्यान मेरी तरफ और समझते हैं चलो मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ ये जो नाम है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम था जो कि एक रशियन केमिस्ट थे। उन्होंने इस तरह के रिएक्शंस को काफी डिटेल में पढ़ा। ठीक है, और उन्होंने एक रूल दिया। तो उनका रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, दैट इज एडिंग मॉलिक्यूल, गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच पोजेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो मार्कोनिकॉव ने बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट दिया कि जो भी एडिंग मॉलिक्यूल है ना, जो भी मॉलिक्यूल आके ऐड हो रहा है, तो वो उस कार्बन पे ऐड होगा जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया। देखो, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ एक। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो लीस्ट जिसके पास है उसी कार्बन में जाके मेरा ब्रोमीन ऐड होगा, क्योंकि ब्रोमीन मेरा एडिंग मॉलिक्यूल है जो आके ऐड हो रहा है, तो यही मेरा राइट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये तो बड़ी आसानी से हमने बता दिया। लेकिन जो सवाल सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये ऐसा अजीब सा रूल आया कहां से, ऐसा क्यों कि जिस कार्बन के साथ सबसे कम हाइड्रोजन है उसी के साथ जाके ऐड होगा, ये तो हमको समझ नहीं आया। तो ये आपको तब समझ आएगा जब आप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझोगे। तो देर किस बात की, चलो समझे। तो अब देखो, इस रिएक्शन में हो क्या रहा था, HBr के साथ एल्कीन का रिएक्शन हो रहा था, राइट। तो HBr का काम क्या है? HBr जो है ये हमें एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कर रहा है। एंड व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोफाइल? H+। इलेक्ट्रोफाइल तो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट। तो H+ जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल इस एल्कीन को अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा? जहां पर डबल बॉन्ड है, क्योंकि अटैक तो हमेशा डबल बॉन्ड पर ही होता है। तो देखो क्या होगा, ये मेरा एल्कीन था और ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल था, तो अटैक कहां पर होगा? ये डबल बॉन्ड पे होगा। जैसे ही ये अटैक होगा तो यहां पर क्या होगा, मतलब बेसिकली क्या पॉसिबिलिटीज है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से? तो हम देखेंगे 2 चीजें बन सकती हैं। एक क्या हो सकता है, हमें क्या पता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो जो मेरा पाई बॉन्ड था वो गायब हो जाएगा। इधर एक दोनों तरफ जो कार्बन है उसमें से एक कार्बन के साथ ये H जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल, यही लॉजिक लगाते हैं हम हमेशा। तो वही करेंगे। CH3, लेट अस सपोज कि हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे जुड़ गया, तो ये हो जाएगा CH2, और इधर वाला कार्बन जो है वो CH2 ही रह जाएगा, बट इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और लास्ट वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे, तो वो डबल बॉन्ड वाला जो पाई बॉन्ड है वो हो जाता है गायब, और उसके दोनों तरफ जो कार्बन है, एक कार्बन पे आ जाता है हाइड्रोजन या जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो एक कार्बन पे अटैच हो जाता है और दूसरे कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। वो बॉन्ड जब टूटता है तो एक को मिल जाता है सब कुछ, दूसरे को नहीं मिलता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट स्टोरी अगेन। तो अब यहाँ पर ये 2 तरह के आपके कार्बोकैटायंस बन सकते हैं। ये कार्बोकैटायंस है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। हमने क्या सीखा था, हमने ये पढ़ा था कि 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो यहां पर देखो ये जो कार्बोकैटायन है ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि ये कैसा कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ना। और यहां पर हम देखें अगर इस कार्बन को, तो ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो यानी कि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल होगा। सो दिस इज मोर स्टेबल। अब चूंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये वाला कार्बोकैटायन फटाफट से बनेगा, क्योंकि जो भी चीजें, जैसे मान लो मुझे पता होता है कि यार ये कार्बोकैटायन बना के मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगी, तो मैं फटाफट से बनाऊंगी उसको, है कि नहीं। तो ये फटाफट से फास्टर रेट में बनेगा। तो चूंकि ये कार्बोकैटायन फटाफट से बनेगा तो क्या होगा, ये वाला कार्बोकैटायन उसके बाद क्या करेगा, HBr से रिएक्शन हो रही थी तो H+ ने तो अपना काम कर दिया, बचा क्या, Br-, यानी कि इसके साथ ऐड हो जाएगा Br-। अब Br के पास माइनस चार्ज है, ये कहां पे जाके अटैच होगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि मेरा फाइनल जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बीच वाले कार्बन के साथ ही जाके अटैच हो जाएगा मेरा Br। तो बन गया ना पहला वाला ऑप्शन, इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो कुल मिला के क्या समझ में आया कि मार्कोनिकॉव ने जो रूल दिया था, इट वाज बेस्ड ऑन विच फैक्ट, इट वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो कार्बोकैटायन, जो इंटरमीडिएट मेरा ज्यादा स्टेबल है, उसी इंटरमीडिएट के साथ मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और उसी लॉजिक से उसने ये रूल बनाया था। और आप देखना अभी आगे जाके काफी सारे रिएक्शंस में ना हम मार्कोनिकॉव रूल को लगाने वाले हैं। तो इसीलिए जिनको नहीं समझ में आया है एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके समझ लो, क्योंकि काम आने वाली चीज है।
अब आ गया कहानी में ट्विस्ट। आपको हेडिंग देख के ही समझ आ गया होगा कि यार एंटी मार्कोनिकोव, अभी तो इतना टाइम लगा के मार्कोनिकोव समझा, अब एंटी मार्कोनिकोव आ गया। तो देखो यहां पर हम एक स्पेशल सिचुएशन की बात करेंगे। हम एक ऐसे सिचुएशन की बात करेंगे जब हम स्पेशली HBr ऐड कर रहे हैं। मतलब ये जो एंटी मार्कोनिकोव का जो इफेक्ट है ये हमें सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स के लिए देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ HBr के साथ ही देखने को मिलेगा, नॉट विथ HCl, नॉट विथ HI। और कब देखने को मिलेगा? इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इनफैक्ट यही कारण है कि इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इनफैक्ट इसका एक और नाम है विच इज खराश इफेक्ट। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है एंटी मार्कोनिकोव, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी भी एल्कीन जो है वो HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जैसे देखो यहां पर कौन सा पेरोक्साइड है, यहां पर है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कोई एल्कीन HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे यहां पर जो एल्कीन है दैट इज आल्सो एन असिमेट्रिकल एल्कीन, तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरा रिजल्ट आएगा ना, दैट रिजल्ट विल बी कॉन्ट्रैरी टू मार्कोनिकोव रूल। जैसे यहां पर देखो Br को आइडियली बीच वाले कार्बन पे अटैच होना चाहिए था क्योंकि उसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, बट Br जो है वो आखिरी वाले कार्बन पे अटैच हो गया है। करेक्ट, विच मीन्स कि ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम अभी अभी तो हमने मैकेनिज्म के हेल्प से पूरा समझा कि मार्कोनिकोव रूल ट्रू क्यों होता है, बट अब आप इसका एक्सप्लेनेशन दो कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पेरोक्साइड के होने से चीजें इतनी बदल क्यों जा रही हैं। चलो देखें मैकेनिज्म। तो देखो यहां पर मेरा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं दिस इज माय बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO, उसके बाद O2 है विच इज O2 एंड देन फिर से CO C6H5। ठीक है, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। अब होता क्या है, यहां पर बेंजोइल पेरोक्साइड में हो जाता है होमोलिसिस। होमोलिसिस सबको पता है, होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब जब कोई बॉन्ड ऐसे टूटता है कि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली दोनों पार्टीज में बंट जाते हैं। ठीक है, तो इसका हो रहा है यहां पर होमोलिसिस, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, C6H5CO, और ये जो लास्ट वाला ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो बॉन्ड टूटा उसका एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से इधर भी एक पार्ट बनेगा, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि ऐसे 2 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो फर्दर इसको हम क्या देख सकते हैं कि इसको अगर यहां से इसके दोनों पार्ट्स कंसिडर करो तो इधर क्या है, CO2 बन जाएगा इधर, राइट। मतलब अगर इसका क्लीवेज हो जाए तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो दिस इज CO2, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, C6H5, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, राइट। इस कार्बन के पास एक आ जाएगा और इस कार्बन के पास एक चला जाएगा, ये तो बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। तो कुल मिला के मेरे पास क्या होगा, 2C6H5 जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्लस 2CO2, ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर चूंकि होमोलिसिस हो रहा है ये, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पेरोक्साइड, राइट। पेरोक्साइड का कॉम्पोजिशन ऐसा है कि इसके अंदर होमोलिसिस हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है जहां पर क्लीवेज हो रहा है, राइट। तो इसकी वजह से इस रिएक्शन का जो ओवरऑल मैकेनिज्म है दैट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जैसे पिछला वाला मार्कोनिकोव रूल वाला जो था उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट था जिसके अंदर कार्बोकैटायंस बन रहे थे, और यहां पर हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल्स बनेंगे और वहीं पे सारी की सारी जो चीजें थी वो पलट जाएंगी। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब जो मेरा C6H5 का इधर जो फ्री रेडिकल बना, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, अब ये C6H5 जो है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो H है ना वो इसके पार्टी में चला जाएगा तो बना लेगा C6H6, और बच जाएगा यहाँ पर बेचारा ब्रोमीन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, यहाँ तक भी सही है। अब चलो चलते हैं एल्कीन के पास, क्योंकि हमारा मेन रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसके साथ। अब इसके साथ HBr रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो H तो भैया गया, ठीक है, H को कौन ले गया, ये पेरोक्साइड ले गया अपने साथ, तो बचा क्या, ब्रोमीन। चलो ब्रोमीन ही इसके साथ
कर लेगा रिएक्शन। अब चूंकि ब्रोमीन फ्री रेडिकल है इधर, तो ये कैसा वाला रिएक्शन होगा, यहां पर देखो फिर से दो पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर। क्या हो सकता है, या तो ब्रोमीन इधर वाले कार्बन के साथ जुड़े या इधर वाले, मतलब एक ऑप्शन है कि ऐसे बने CH3 CH2, मतलब एक इस कार्बन के साथ अगर ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो इस कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरा ऑप्शन है कि बीच वाले कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और लास्ट वाले के साथ जो है ब्रोमीन जुड़ जाए। ठीक है, अब यहां पर हम किसके साथ डील कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स के साथ। तो ये कैसा फ्री रेडिकल है, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, क्योंकि जो कार्बन है, जो फ्री रेडिकल है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, क्योंकि ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब फिर से बात करते हैं फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी की, राइट। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। अब जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी के बनने के चांसेस ज्यादा है कि नहीं, तो यानी कि इसके बनने के चांसेस ज्यादा है। अब इसके साथ आगे का रिएक्शन होगा, यानी कि स्टेप 4 इसके साथ होगा। चलो देखते हैं स्टेप 4 में क्या होगा। तो स्टेप 4 में कुछ ऐसा होगा, CH3CH इस कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन CH2Br, अब ये रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ, तो यहां पर भी होमोलिसिस ही होगा। और क्या होगा, ये वाला H जो है वो कहां चला जाएगा, इस वाले कार्बन के पास, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी के साथ जाके तो वो पेयरिंग बनाएगा अपनी। तो CH3 CH2 CH2Br, तो इसीलिए ये जो है ये बन जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। देखो यही वाला बना था ना, तो ये हो जाएगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। तो सबको समझ में आ गया मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का फर्क। अमेजिंग। तो अब बात करते हैं हम एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखना यहां पर कितने ब्यूटीफुली हम मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम एल्कीन्स के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और ये बनता कैसे है, अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम देखें तो ये बिल्कुल डिट्टो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता हुआ ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन किस तरह का होता है, मार्कोनिकॉफ रूल कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इंटरेस्टेड हो देखने के लिए, अरे होना ही पड़ेगा क्योंकि मैं दिखाऊंगी कैसे होता है रिएक्शन। तो चलो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, बोले तो H2SO4। अब H2SO4 मेरे को क्या दे सकता है, H प्लस दे सकता है, HSO4 माइनस दे सकता है, करेक्ट। और ये H प्लस किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब एब्सोल्युटली बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एल्कीन पे अटैक करेगा। लेट अस सपोज मेरे पास जो एल्कीन है वो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने प्रोपीन ले लिया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे जाके अटैक करेगा, तो क्या होगा, वही सेम कहानी है, बिल्कुल सेम टू सेम। या तो इस कार्बन में, बीच वाले कार्बन में या तो हाइड्रोजन आ जाएगा, तो उस केस में जो आखिरी वाला कार्बन है उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा ऑप्शन है कि बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और आखिरी वाला जो कार्बन है उसमें जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, दैट इज CH3, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप खुद से बताओ मुझे कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज प्राइमरी, क्योंकि कार्बन जो है, जो C प्लस है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर C प्लस दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये ज्यादा स्टेबल होगा, सो दिस इज मोर स्टेबल। एब्सोल्युटली एकदम बढ़िया जा रहे हैं हम लोग। अब जो ज्यादा स्टेबल है यही आगे का रिएक्शन फटाफट से करेगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, फटाफट से बनेगा, फास्टर रेट से बनेगा। किससे रिएक्ट करेगा, H2SO4 ने HSO4 माइनस भी तो दिया था, तो HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। अब इसके पास है माइनस चार्ज, कहां जाके जुड़ेगा, जहां पे प्लस है वहीं पे जाके जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, CH3CH3 और इस C के साथ जुड़ जाएगा मेरा ऑक्सीजन जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये हो जाएगा OSO2OH। इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं, चीज वही है, SO4 HSO4 ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस विल बी प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अमेजिंग, बन गया। एक एग्जाम्पल और देखना है,
चलो देखें एक और एग्जाम्पल, ठीक है। लेट अस सपोज अगर ऐसा होता मेरे पास इथीन और इसको रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ। अब हमेशा पूरा मैकेनिज्म बनाना तो जरूरी नहीं है। अब मुझे फटाफट से बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैंने क्या बोला था, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। एल्काइल कहां से आएगा, यहाँ पे जितने कार्बन का एल्कीन है उतने ही कार्बन का एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर इथाइल ग्रुप बन जाएगा, दैट इज CH3CH2, और इसके साथ में हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि HSO4। तो ये हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखो जब कभी आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखने के लिए बोला जाए तो इतना राम कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा लिख दो प्रोडक्ट, है कि नहीं। ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर, पानी के साथ क्या सीन होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कोहल्स। वाटर के साथ ये एल्कोहल्स बना देते हैं, और ये भी इज इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉव रूल। देखा, बोला था ना मैंने कि मार्कोनिकॉव रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को लगा लगा के हम कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, है कि नहीं। तो चलो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, है ना। तो वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो वाटर हमें क्या दे सकता है, H+OH-, ये तो दे ही सकता है कि नहीं। H+ जो है ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर ही सकता है। तो ये क्या करेगा, अटैक कर देगा मेरे एल्कीन पे, एंड लेट अस सपोज दिस इज माई एल्कीन। तो एल्कीन का जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया, लेट्स से। तो 2 पॉसिबिलिटीज यहां पर भी है। अब तो मतलब समझाना ही नहीं पड़ रहा है, बिकॉज इट इज द सेम स्टोरी, है ना। एक ऑप्शन है इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो आखिरी वाला कार्बन है उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो बीच वाला कार्बन है उसमें जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, जो आखिरी वाला कार्बन है उसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन है ना, दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन है दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम्स। तो यानी कि ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, सो इट इज ऑब्वियसली मोर स्टेबल। अब चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो ये फटाफट से बनेगा, तो ये आगे का रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो बेसिकली ये रिएक्ट करेगा OH- के साथ। OH के पास माइनस है तो कहां जाके जुड़ेगा, जहां पे प्लस है। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3C, CH3, CH3 और OH। क्या बन गया, ये OH ग्रुप है इसके पास, तो ये बन गया मेरा अल्कोहल। और नॉमेनक्लेचर तो सबको आता ही है, नेमिंग भी कर डालो इसका लगे हाथ, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा, सो दिस विल बी 2 मिथाइल। 3 कार्बन का अल्कोहल है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो N, और 2 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप है इसीलिए ऑल। सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये हो जाएगा मेरा ये अल्कोहल। एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनको ऑक्सीडाइज करके हम चाहे तो ग्लाइकॉल्स भी बना सकते हैं, विसिनल ग्लाइकॉल्स, जहां पर 2 बगल बगल रहने वाले कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड हो। हम चाहे तो कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बना सकते हैं। तो होता है सभी में ऑक्सीडेशन, लेकिन फर्क सिर्फ होता है रिएजेंट्स का, कि हम उनमें कौन सी रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो चलो रिएक्शंस को देख के दोनों कैटेगरीज को समझते हैं। तो चलो फटाफट से ऑक्सीडेशन की कहानी खत्म करते हैं। इसमें 2 सिचुएशन है, ठीक है। जो पहला सिचुएशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। तो जब हम इसे यूज कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, विसिनल ग्लाइकॉल्स। विसिनल ग्लाइकॉल्स बोले तो ये देखो रिएक्शन, मतलब 2 कार्बन जो विसिनिटी में है उनके साथ अल्कोहल वाला ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं विसिनल ग्लाइकॉल, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, इथीन है विथ H2O प्लस O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMNO4। यहाँ पर सारा जो मतलब खेला है ना वो ये है कि क्या रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हमने डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया तो हमें मिलता है विसिनल ग्लाइकॉल्स, और वहीं अगर जैसे यहाँ पर भी देखो वही सेम चीज यूज किया है, डाइल्यूट KMNO4, तो यहाँ पर भी देखो विसिनल ग्लाइकॉल, दोनों कार्बन के दोनों विसिनिटी वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। और वहीं अगर हम एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है कीटोन्स या फिर एसिड्स।
जैसे यहाँ देखो हमने क्या यूज किया, ये H प्लस मीन्स हम एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये CO ग्रुप है विच मीन्स दिस इज कीटोन। उसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखो, यहाँ भी देखो हमने एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया है, तो हमें क्या मिला है, COOH ग्रुप, यानी कि हमें क्या मिला है, एसिड। समझ आ गया सबको ऑक्सीडेशन वाला पार्ट? दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर जैसे मेरा रिएजेंट चेंज होता है वैसे मेरा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन से अल्कोहल भी मिल सकता है, अल्कोहल नॉट एग्जैक्टली, विसिनल ग्लाइकॉल्स मिल सकते हैं, कीटोन्स भी मिल सकते हैं और एसिड्स भी मिल सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स मिल करके बनाते हैं एक बड़ा सा कंपाउंड, और ऐसा होता है एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये जो सिंपल छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं जिनको जोड़ के हम बड़ा कंपाउंड बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोमर्स, और जो बड़ा सा कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इथीन, जो कि एक एल्कीन है। अब हमने खूब सारे, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इथीन के मॉलिक्यूल्स ले लिए एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसका पॉलीमराइजेशन हो गया, और हमें क्या मिला, एक लंबा सा हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला पॉलीइथीन। पॉली मतलब मेनी, मतलब इथीन के मेनी यूनिट से बना हुआ पॉलीइथीन, राइट। तो ये हो गया पॉलीमर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो पॉलीमर्स हैं दे आर हाईली यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। इनफैक्ट पॉलीथिन, ये वर्ड हम इतना कॉमनली यूज करते हैं फॉर द प्लास्टिक बैग्स, राइट। और मतलब नीडलेस टू से कि प्लास्टिक से तो पता नहीं कितनी सारी चीजें हमारे आसपास बनती हैं, करेक्ट। सो दैट मीन्स पॉलीमर्स आर वेरी यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। तो चलो रिएक्शन वाइज चेक करते हैं व्हाट हैपेंस इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो अगर पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन देखना हो तो इट इज समवट लाइक दिस, जहां पर हम देख रहे हैं कि n यूनिट्स ऑफ इथीन हमने लिया, दिस इज इथीन, राइट। n यूनिट्स ऑफ इथीन को हमने एक सूटेबल कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर प्रेशर के थ्रू अगर इसको पास किया तो हमें क्या मिल रहा है, पॉलीथीन। तो देखो दो दो कार्बन के जो यूनिट्स है ना, ऐसे मल्टीपल मेनी यूनिट्स, और मल्टीपल के लिए यूज होता है वर्ड पॉली, तो हमें मिल रहा है पॉलीथीन। और पॉलीथीन के यूजेस का तो कोई जवाब ही नहीं है। पॉलीथीन तो इनफैक्ट हम प्लास्टिक के बैग्स को पॉलीथीन ही बोला करते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ दैट, राइट। अब यही कुछ और भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने n यूनिट्स ऑफ प्रोपीन ले लिया है, 3 कार्बन वाला एल्कीन है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखो फिर से 3 कार्बन वाला ही जो यूनिट है ना, दैट इज गेटिंग रिपीटेड, सो दिस इज पॉलीप्रोपीन। ठीक है, समझ आ गया, दिस इज पॉलीमराइजेशन। तो बच्चा पार्टी पहुंच चुके हैं हम इस वीडियो के एंड पे। तो हमने डिस्कस कर लिया है एल्कीन्स भी। तो कुल मिला के हाइड्रोकार्बन्स वाले लेसन में एल्केन्स हमने पिछले वीडियो में कवर किया, एल्कीन्स हमने इस वीडियो में कवर किया, और आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे एल्काइंस एंड देन एरीन्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे होंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स होते जा रहे होंगे क्रिस्टल क्लियर। बट फॉर मोर इफेक्टिव स्टडी मैं यही कहूंगी कि जब भी आप मेरे ये वन शॉट वीडियोस देखते हो, पेन पेपर लेके बैठो, मेरे साथ साथ रिएक्शंस लिखते रहो। ट्रस्ट मी, बहुत बहुत मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए हैं तो क्या करोगे, ऑब्वियसली कमेंट्स पे लिखोगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।